हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, वेलकम है आप सभी का अपने चैनल बीइंग प्रोवाइडेड पर। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट के टाइप, रो कॉलम टेस्ट के बारे में। देखिए, फ्लोइंग डायरेक्शन बैटी टेस्ट में मुख्यतः 3 टाइप के टेस्ट बनते हैं, जिसमें 2 टेबल टेस्ट में अल्फ़ाबेटिकल टाइप एबीसीडी वाला और न्यूमेरिकल टाइप 1 2 3 4 अंक वाला पूछा जाता है। और इन दोनों को कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से न्यूमेरिकल टाइप टेबल टेस्ट वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगली वीडियो में हम इस बैटरी टेस्ट के बाद क्लॉक टेबल टेस्ट का ट्रिक बता देंगे। देन आपका दूसरा बैटरी टेस्ट भी समाप्त हो जाएगा। और इससे पहले मेमोरी वाला बैटरी टेस्ट के 5 टाइप करा चुके हैं बेस्ट ट्रिक के साथ। अतः आप 5 टाइप की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। मेमोरी टेस्ट वाला इसका मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, सो आप इजीली जाके उन देख सकते हैं ट्रिक की वीडियोस को। तो बिना देर किए हुए शुभारंभ करते हैं आज के टॉपिक का। पहले जानते हैं रो कॉलम टेस्ट होता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, यह एएलपी सहायक लोको पायलट साइको टेस्ट सीरीज का हिस्सा है। रेलवे यह टेस्ट इसीलिए कराता है ताकि यह जान सके कि आप निर्देशों का कितनी आसानी और कितनी जल्दी से स्मरण कर पाते हैं और उन्हें याद कैसे रख पाते हैं। रेलवे में कई तरह के सिग्नल होते हैं और गाड़ी चलाते सभी निर्णय सिग्नल देखकर ही लेने होते हैं, जैसे कब चलना है, कब रुकना है, कई स्पीड कैसे नियंत्रित करनी है, किस लाइन पर जाना है। सिग्नल में जलने वाली सफ़ेद लाइन दिशा बताती है और गाड़ी किस लाइन में जा रही है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर नहीं बल्कि लाइन नंबर निर्धारित करती है। यह टेस्ट यह समझने में मदद करता है कि आप दिशा संबंधी जानकारी को कितनी जल्दी याद कर पाते हैं। अब दूसरा पॉइंट जानते हैं टेस्ट का प्रारूप, फॉर्मेट। देखिए, इस बैटरी टेस्ट में 2 सेट होते हैं। हर एक सेट में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कुल 20 प्रश्न हल करने होते हैं। हर एक टेस्ट के लिए 5 मिनट का समय मिलता है। 10 प्रश्न 5 मिनट में, फिर अगले 10 प्रश्न अगले 5 मिनट में। टेबल आमतौर पर 5 पंक्तियों और 5 स्तंभों की होती है, जिसमें कुल 25 एलिमेंट होते हैं। टेबल में संख्याएं या अक्षर अल्फाबेट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रो में भी बता चुका हूं। टेबल के सवाल करना बहुत आसान है और इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। तीसरा पॉइंट, रो हिंदी में पंक्ति कहते हैं, कॉलम जिसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं। इसके पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कॉलम जो चीजें ऊपर से नीचे लंबवत, जिसे इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं, उन्हें कॉलम कहते हैं। इन्हें पहचानना बिल्कुल आसान है। जैसे घर में पिलर देखिए, है ना, उजागर रहता है। रो पंक्ति, जो चीजें बाएं से दाएं क्षैतिज होती है उन्हें रो या पंक्ति कहते हैं। टेबल में पंक्ति 1, पंक्ति 2 आदि के साथ साथ स्तंभ 1, स्तंभ 2 आदि लिखा होता है। जब भी पंक्ति की बात की जाएगी तो बच्चों को ऐसे बिठाया जाएगा क्षैतिज ओर, और स्तंभ की बात की जाएगी तो बच्चों को ऐसे बिठाएगा जैसे ऊर्ध्वाधर की ओर। चौथा पॉइंट जानते हैं किसी एलिमेंट की स्थिति बताना। किसी भी एलिमेंट की स्थिति बताने के लिए पहले पंक्ति यानी रो और फिर स्तंभ यानी कॉलम का उपयोग किया जा सकता है, या इसका उल्टा पहले स्तंभ फिर पंक्ति भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ए पंक्ति 1 और स्तंभ 1 में है तो इसे पंक्ति 1 और स्तंभ का एलिमेंट कह सकते हैं। जहां पंक्ति और स्तंभ मिलते हैं वही उनका साझा एलिमेंट होता है। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण तैयारी और टिप्स, जिसमें टारगेट की बात करते हैं। टारगेट रखिए कुल 20 प्रश्नों में से कम 18 प्रश्न सही करने का। बहुत से छात्र 12 से 14 प्रश्न ही कर पाते हैं। माइंड में कैलकुलेशन, अपनी स्पीड बढ़ाने और जल्दी से सोचने के लिए मन में ही गणना करें। डायग्राम को याद करना, पूरा डायग्राम आपके दिमाग में इस तरह बस जाना चाहिए कि आंख बंद करने पर भी आप किसी भी रो या कॉलम की स्थिति को बता सकें। जैसे ही कोई स्थिति पूछी जाए तो आपका ध्यान तुरंत वहीं जाना चाहिए। तुरंत ध्यान देना, जब आप प्रश्न पढ़ें तो आपके दिमाग में यह चलना चाहिए, जैसे ही आप टेबल पर जाएंगे तो आपकी नज़र तुरंत उस सटीक स्थिति पर होनी चाहिए। इससे हर प्रश्न में
कम से कम 1 सेकंड बच सकता है। माउस पर कमांड, अपनी माउस पर कमांड बनाएं ताकि आप स्क्रीन पर इमेज को दाएं बाएं और ऊपर नीचे जल्दी से स्क्रॉल कर सकें। कई छात्रों का 1 से 2 मिनट का समय माउस स्क्रॉल करने में ही चला जाता है। बिना लाइनिंग वाली टेबल की प्रैक्टिस। कुछ टेबल में लाइनें नहीं होती है, जिससे देखने में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए इनकी भी प्रैक्टिस करें। अब छठा पॉइंट जानते हैं, टेबल के मूवमेंट के कॉन्सेप्ट। दाएं और बाएं चलना। किसी पंक्ति में बाएं से दाएं चलना हो तो बाएं हाथ की तरफ से दाएं हाथ की तरफ चलें। किसी पंक्ति में दाएं से बाएं चलना हो तो दाएं हाथ की तरफ से बाएं हाथ की तरफ चलें। पूरे टेबल में आपके बाएं हाथ की तरफ के सारे एलिमेंट बाएं होंगे और दाएं हाथ के तरफ के सारे एलिमेंट दाएं होंगे। सी के ठीक दाएं या बाएं का मतलब उसके बगल वाला एलिमेंट होता है। डी के दाएं या बाएं दूसरा अक्षर जैसी स्थितियां भी हो सकती है जिसमें आपको गिनती करनी होगी। ऊपर और नीचे चलना। किसी स्तंभ में ऊपर से नीचे चलना हो तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ें। किसी स्तंभ में नीचे से ऊपर की ओर चलना हो तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ें। एक के ऊपर ठीक ऊपर का मतलब उसके सीधे ऊपर वाला एलिमेंट। सी के सबसे ऊपर का मतलब उस असम में सबसे ऊपर वाला एलिमेंट। एक के नीचे या ठीक नीचे का मतलब उसके सीधे नीचे वाला एलिमेंट। एक के सबसे नीचे मतलब उस स्तंभ में सबसे नीचे वाला एलिमेंट। कोने। टेबल में 4 कोने होते हैं, ऊपर बायां कोना, नीचे बायां कोना, ऊपर दायां कोना, नीचे दायां कोना। इन्हें पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। विकर्ण। विकर्ण का मतलब डायगोनल होता है। यह एक कोने को दूसरे कोने से मिलाने वाली रेखा होती है। किसी भी एलिमेंट का विकर्ण निकालने के लिए तिरछे चलते जाना होता है। कुल 4 मुख्य विकर्ण होते हैं। किसी भी एलिमेंट के 4 विकर्ण हो सकते हैं। जैसे एक के 4 विकर्ण कुछ इस प्रकार से। सेंटर एलिमेंट बी के सापेक्ष विकर्ण की स्थितियां। दाएं ऊपर के विकर्ण, दाएं नीचे के विकर्ण, बाएं ऊपर के विकर्ण, बाएं नीचे के विकर्ण। सवाल में हमेशा साफ साफ दिया जाएगा कि कौन से विकर्ण की बात हो रही है। सेंटर मध्य अक्षर या इंग्लिश में सेंटर मिडिल एलिमेंट। टेबल में सबसे बीचों बीच का एलिमेंट सेंटर या मध्य अक्षर कहलाता है। यह एक एलिमेंट होता है जिसके ऊपर नीचे दाएं और बाएं बराबर संख्या में पंक्तियां और स्तंभ होते हैं। अक्सर यह स्तंभ 3 और पंक्ति 3 का तीसरा एलिमेंट होता है। पहला, अंतिम और दूसरा। किसी पंक्ति या स्तंभ का पहला एलिमेंट हमेशा शुरुआत वाला होगा। जैसे पंक्ति 2 का पहला एलिमेंट यहाँ पे बी है। किसी पंक्ति या स्तंभ का अंतिम एलिमेंट हमेशा आखिर वाला होगा। जैसे पंक्ति 2 का अंतिम एलिमेंट सी है। क और से शब्दों से कंफ्यूज नहीं हुई जब किसी पंक्ति या स्तंभ की बात की जाए। अगल बगल। किसी एलिमेंट के अगल बगल का मतलब उसके बाएं और दाएं वाले एलिमेंट होते हैं। अक्सर बाएं वाले को अगल और दाएं वाले को बगल कहा जाता है। इर्द गिर्द या चारों ओर। किसी एलिमेंट के इर्द गिर्द या चारों ओर का मतलब उसके आसपास के सभी एलिमेंट होते हैं। परिवर्तन कॉन्सेप्ट। उलटना या रिवर्स करना। किसी पंक्ति या स्तंभ को उलटने का मतलब है उसके एलिमेंट की स्थितियों को पलट देना। जैसे पहला आखिरी की जगह, आखिरी पहले की जगह। हालांकि बीचों बीच का एलिमेंट हमेशा वहीं बना रहता है। प्रश्न में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिएगा, लेकिन यदि किसी एलिमेंट को उलटने से उत्तर का फर्क नहीं पड़ता है तो उसे पलटने की आवश्यकता नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। सवाल में कभी कभी अनावश्यक जानकारी भी दी जा सकती है जिसे इग्नोर किया जा सकता है यदि वह उत्तर से पर कोई फर्क नहीं डालता है। सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना और नोट्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप परीक्षा में सवालों को 10 से 20 सेकंड में इजीली हल कर सकें।
अब आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। पहला क्वेश्चन, कौन अक्षर है जो उस अक्षर के ठीक दाएं ओर आता है जो पंक्ति 4 के डी और बी के बीच वाले अक्षर के ठीक ऊपर है? तो यहाँ पे देखिएगा, पंक्ति 4 के डी और बी के बीच वाले अक्षर के ठीक ऊपर बी है, तो इसके दाएं पूछ रहा है, जो कि यहाँ पे कौन सा होगा? सी होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पंक्ति 4 और पंक्ति 3 को उल्टे क्रम में लिखने पर चौथी पंक्ति के डी के ऊपर वाले अक्षर जिस स्तंभ में युग्म के रूप में आता है उस स्तंभ में कौन अक्षर नहीं है? तो बी के ऊपर सी आ रहा है और पंक्ति को पलटने पर भी सी ही आएगा, केवल इसका स्तंभ 4 से स्तंभ 2 में बदल जाएगा। तो पूछ रहा था जिस स्तंभ में आएगा उसमें कौन सा अक्षर नहीं है, तो स्तंभ 2 में देखिएगा तो डी नहीं है, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर वह अक्षर है जो पूरे तालिका के बीच के अक्षर के ठीक दाईं ओर वाले अक्षर के ठीक नीचे है। तो पूरे तालिका के बीच का अक्षर बी है, उसके दाईं ओर सी है और उसके नीचे बी है, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन, ये पंक्ति 2 के बाएं किनारे से डी के अपेक्षा अधिक निकट हो तो आपका उत्तर ई होगा, अन्यथा वह अक्षर जो सबसे अधिक बार एक के ठीक बाईं ओर आता है और वह वर्णमाला के अंत में आता है। तो पंक्ति 2 में देखिए, ये जो है किनारे से डी की अपेक्षा निकट है, और क्वेश्चन पेज में बोल रहा था अगर ऐसा है तो ई उत्तर होगा, तो यही आंसर होगा ई। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ इसमें। पांचवा क्वेश्चन, नीचे बाएं कोने से आरंभ कर स्तंभ 1 के ऊपर की ओर जाएं और फिर स्तंभ 2 के नीचे की ओर चलते हुए स्तंभ 3 के ऊपर और इसी तरह चलते हुए स्तंभ 4 के ऊपर के दाएं कोने पर पहुंचे। इस मार्ग में कौन अक्षर पहले 4 बार आया है? तो नीचे बाएं कोने से आरंभ करते हैं और कुछ ऐसा करने क्वेश्चन में बोल रहा था, स्तंभ 4 के ऊपर के दाएं कोने तक, और पूछ रहा था ए बी सी डी ई में कौन अक्षर पहले 4 बार है। तो यहाँ पे सी पहले ही दिखा रहा है, तो यहाँ सी करेक्ट ऑप्शन है। छठा क्वेश्चन, पंक्ति 2 में कौन अक्षर ए और डी के बीच में आया है? वह अक्षर किस स्तंभ में नहीं है? तो पंक्ति 2 में ए और डी के बीच में यहाँ बी होगा, करेक्ट आंसर। और बी पूछ रहा था किस स्तंभ में नहीं है, तो यहाँ पे स्तंभ 2 करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन, पंक्ति 4 में कौन अक्षर सी और ए के बीच में आया है? वह किस स्तंभ में सबसे अधिक बार आया है? तो पंक्ति 4 में सी और ए के बीच में बी है, जो स्तंभ में सबसे ज्यादा बार आया है। आठवां क्वेश्चन, ऊपर बाईं ओर से आरंभ करते हुए दाईं ओर इस प्रकार चलिए कि फिर उसी स्थान पर लौटे जहां से आरंभ किए थे। इस मार्ग में दूसरा ए और दूसरा ई के बीच कौन अक्षर आया है? तो हमें ऊपर बाईं ओर ए से कुछ इस प्रकार चलते जाना है और वापस ए पे समाप्त करना है, और पूछ रहा था कि इस मार्ग में दूसरा ए और दूसरा ई के बीच कौन अक्षर आया है, और यहाँ पे दूसरा ए और ई के बीच में ए ही होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। नौवां क्वेश्चन, स्तंभ 1 पंक्ति 1 से विकर्णवत चलते हुए स्तंभ 3 और पंक्ति 3 पर पहुंचे, पुनः विकर्णवत चलते हुए स्तंभ 4 पंक्ति 1 पर पहुंचे तथा त्रिभुज बनाते हुए पुनः स्तंभ 1 पंक्ति 1 पर पहुंचे। इस त्रिभुज के मध्य में कौन सा अक्षर है? तो स्तंभ 1 पंक्ति 1 से विकर्णवत चलते हुए स्तंभ 3 पंक्ति 3 पर पहुंचते हैं, फिर स्तंभ 4 और पंक्ति 1 पर पहुंचे और पुनः स्तंभ 1 और पंक्ति 1 में मिला दिया। हमारा हो गया ये त्रिभुज, जिसके सेंटर में कौन सा होगा? बी है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन, पंक्ति 2 और पंक्ति 4 को उल्टे क्रम में लिखने पर
तथा शेष को इसी प्रकार रखने पर कौन अक्षर स्तंभ 4 में सबसे अधिक बार आया है तथा वह वर्णमाला के अंत में आता है। तो पंक्ति 2 और 4 को पलटते हैं तो यहाँ पे स्तंभ 4 2 बार रिपीट होने वाला अक्षर ए बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था वर्णमाला के अंत में आता हो, तो यहाँ पे और कोई लेटर रिपीट होता नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में एरर हो सकता है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, ज्यादा 2 बार आया है। तो दोस्तों यह था हमारा रो कॉलम टेबल टेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट, और यही कॉन्सेप्ट आपका न्यूमेरिकल टाइप वाला टेबल टेस्ट में भी लागू होगा। और आपको मेरे एक कंटेंट कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका एक एक कमेंट और सपोर्ट मोटिवेट करता है एक बेहतरीन वीडियो बनाने में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में 5 टेबल टेस्ट के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच। थैंक्स मेरे भाई।